दोस्तों, जबलपुर के रेलकर्मी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की किसी ने बेरहमी से हत्या कर देता है। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचती है और तुरंत जांच पर जुट जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ सबूत नहीं मिलती, तभी पता चलता है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनकी ही बेटी है। आखिर अपने ही भाई और बाप को क्यों मारा, किस लिए मारा, आइए जानते हैं पूरी विस्तार से। हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। दोस्तों, कहते हैं ना, किसी को प्यार हो जाए तो रिश्ते नाते देखा नहीं देखा जाता। प्यार में रुकावट आए तो अपनों भी दुश्मन बन जाते हैं और पराये को अपना समझने लगते हैं। आज की कहानी में भी ऐसा ही होता है। कैस सतिराना दिमाग से अपने ही पापा और छोटे भाई का बेरहमी से कत्ल कर भाग जाती है। दोस्तों, जबलपुर में रेलवे अफसर और उनके बेटे की हत्या के मामले में कातिल तो पुलिस के हाथ नहीं आया, लेकिन इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी जरूर मिलती है। जबलपुर पुलिस के मुताबिक रेल अधिकारी की लापता बेटी काव्या की कॉल डिटेल से पता चला है कि वो इस डबल मर्डर केस में शामिल है। वो अपने पड़ोसी के दोस्त के साथ मिलकर पिछले 6 महीने से इस खौफनाक वारदात की साजिश रच रही थी। अभी तक वो पुलिस की पहुंच से बाहर है, लेकिन हाल ही में उसकी लोकेशन पुणे में मिलती है। जबलपुर के रेलकर्मी राजकुमार और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की हत्या के मामले में पुलिस को राजकुमार की नाबालिग बेटी और उसके बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह की तलाश है। अब तक पुलिस इस थ्योरी में थी कि क्या राजकुमार की नाबालिग बेटी भी अपने पिता और छोटे भाई के कत्ल में शामिल है, लेकिन अब जांच में पुलिस को ऐसी बातें पता चलती हैं कि जिससे न सिर्फ ये साफ हो गया कि इस दो कत्ल के पीछे राजकुमार की नाबालिग बेटी का भी हाथ है, बल्कि इस कत्ल की साजिश बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पिछले 6 महीने से रच रही थी। असल में कत्ल के बाद फरार होने से पहले दोनों ने अपने मोबाइल फोन अपने अपने घरों में छोड़ जाते हैं और लड़की अपने साथ अपनी मां का मोबाइल फोन लेकर निकलती है ताकि पुलिस उन्हें मोबाइल फोन के जरिए ट्रैक ना कर सके। ऐसे में पुलिस ने दोनों के घर से उनके मोबाइल फोन बरामद कर लिए और उसकी जांच शुरू की, जबकि पुलिस ने उनके मोबाइल फोन की CDR रिकॉर्डिंग्स और चैट हिस्ट्री की पड़ताल की तो पता चला कि बेटी पिछले 6 महीने से ही अपने पिता के और भाई के कत्ल की साजिश रच रही थी और इसे लेकर वे दोनों मिलकर लगातार प्लानिंग कर रहे थे। असल में पिछले साल सितंबर में मुकुल अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड को लेकर भोपाल भाग गया था, जिन्हें पुलिस ने वहां से बरामद कर लिया था। लेकिन इसके बाद लड़की के पिता राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी बेटी के जरिए मुकुल सिंह के खिलाफ बाल यौन उत्पीड़न यानी पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया था और बेटी को अपने बड़े भाई के घर पिपरिया भेज दिया था। लेकिन बेटी का मोबाइल उसके पास ही रहा और इसी मोबाइल फोन से वो अपने बॉयफ्रेंड मुकुल के संपर्क में बनी रही। मुकुल सिंह जब जेल से बाहर आया तो दोनों ने फोन पर खुलकर बातचीत शुरू की, क्योंकि कत्ल से कुछ रोज पहले बेटी काव्या 10वीं के परीक्षा के लिए पिपरिया से वापस जबलपुर आई थी। उसने यहां आते ही ये प्लान कर लेता है कि अब वो किसी भी कीमत पर दोबारा पिपरिया लौटकर नहीं जाएगी, जबकि उसके पिता उसे इम्तिहान के बाद फिर से पिपरिया भेजने की प्लानिंग कर रहे थे। ऐसे में बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता और भाई की जान लेने की ही प्लानिंग कर ली। अब इस डबल मर्डर की तफ्तीश में पुलिस को उन दोनों की लोकेशन मध्य प्रदेश से बाहर मिली है, जहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में ऑनलाइन पेमेंट की थी और इसके बाद फिर से मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लिया था। फिलहाल पुलिस को कॉलोनी के जो नए CCTV फुटेज मिलते हैं, उससे भी कई बातें साफ होता है। इन CCTV फुटेज में कत्ल वाली रात मुकुल सिंह गैस सिलेंडर, कटर, ग्लव्स वगैरह के साथ कॉलोनी में घूमता दिख रहा होता है, जो इस बात का सबूत है कि वो कत्ल की प्लानिंग पहले ही कर चुका था। सिविल लाइन थाने के प्रभारी निरीक्षक धीरज राज ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार होने से पहले मुकुल सिंह अपने साथ अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर भागा है। ऐसे में शक है कि शायद दोनों अपने घर से दूर किसी अनजान जगह पर अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं और मुकुल काम की तलाश में है। यानी अब तक की तफ्तीश से कत्ल का मकसद
साजिश और साजिश के पीछे छुपे इन दोनों चेहरों की कहानी तकरीबन साफ है। बस इंतजार है तो दोनों के पकड़े जाने का। इस दौरान पुलिस को उनकी आखिरी लोकेशन पुणे में मिली है। बताया जा रहा है कि काव्या ने वहां अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल भी किया था, इसलिए पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया। इस खौफनाक कहानी 15 मार्च 2024 को उस वक्त हुआ जब जबलपुर से करीब 225 किलोमीटर दूर पिपरिया में रहने वाली आरती के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज जाता है। लेकिन आरती की नज़र इस ऑडियो मैसेज पर करीब 4 घंटे बाद पड़ी। ऑडियो मैसेज उसकी चचेरी बहन 16 साल की काव्या ने जबलपुर से भेजी थी। काव्या राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी है। उसने मैसेज में कहा था कि उसके पापा और भाई को किसी ने मार डाला है और दोनों की लाशें घर में पड़ी है। देर से ही सही पर मैसेज पढ़ते ही आरती घबरा गई। उसने अपने पापा को इस मैसेज के बारे में बताया। इसके बाद आरती के पापा ने फौरन जबलपुर में रहने वाले अपने जानकारों को इस बात की खबर देता है। तब कहीं जाकर दोपहर 3 बजे के आसपास पुलिस को पहली बार इसकी जानकारी मिली। पुलिस की एक टीम अब फौरन रेलवे कॉलोनी पहुंची। घर का दरवाजा बंद था, जबकि घर के पीछे बालकोनी की तरफ का दरवाजा गैस कटर से कटा हुआ होता है। घर में दाखिल होते ही पुलिस की नजर सबसे पहले किचन में एक पन्नी में लिपटी लाश पर पड़ती है। किचन में चारों तरफ खून की खून था। लाश की शिनाख्त राजकुमार विश्वकर्मा के तौर पर होती है। घर में विश्वकर्मा के अलावा उनकी 16 साल की बेटी काव्या और 8 साल का बेटा तनिष्क ही रहते थे। राजकुमार की पत्नी की 2023 में बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। पुलिस घर में चारों तरफ बाकी दोनों बच्चों को ढूंढती है, लेकिन कहीं और नहीं मिलती। तभी एक पुलिस वाले की नजर फ्रिज के दरवाजे पर बने हैंडल पर पड़ती है। हैंडल पर खून के छींटे थे। इसी के बाद जब पुलिस वाले ने फ्रिज का दरवाजा खोला तो अंदर पन्नी में लिपटी एक और लाश मिलती है। ये लाश थी राजकुमार के 8 साल के बेटे तनिष्क की। घर में रहने वाले 3 लोगों में से 2 की लाश मिल चुकी थी, लेकिन काव्या घर में कहीं नहीं थी। घर के पीछे बालकोनी का दरवाजा गैस कटर से कटा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि कातिल इसी दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुआ होगा। लेकिन घर के अंदर घर की तीसरी सदस्य काव्या की ना तो लाश मिली और ना ही खुद काव्या। तो क्या कातिल काव्या को किडनैप कर अपने साथ ले गया? कहीं काव्या का भी तो कत्ल नहीं हो गया? आखिर राजकुमार विश्वकर्मा के परिवार से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? इन्हीं सवालों के साथ पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। राजकुमार का परिवार जिस रेलवे कॉलोनी में रहा करता था, उस कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश यहीं से शुरू की। तभी कैमरे में कैद एक तस्वीर पर जब पुलिस की नजर पड़ी तो खुद पुलिस चौंक उठी। ये वही तस्वीर थी। 15 मार्च की दोपहर करीब 12 बजे इस रेलवे कॉलोनी से एक लड़का लाल रंग की स्कूटी पर बाहर निकलता है। जैसे ही वो लड़का कॉलोनी की गेट से बाहर निकलता है, तभी एक लड़की ठीक उसके पीछे पीछे पैदल बाहर निकल जाती है और उसी तरफ मुड़ती है जिस तरफ स्कूटी के साथ वो लड़का मुड़ा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमार की बेटी काव्या थी। दिन के उजाले में काव्या की इस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली कि कम से कम काव्या जिंदा तो है और किसी ने उसे किडनैप नहीं किया है। लेकिन इसी तस्वीर के साथ पुलिस के मन में शक और सवाल भी उठने लगे। अब जबलपुर पुलिस ने तय किया कि वो कॉलोनी के बाहर शहर में अलग अलग जगह पर लगे बाकी सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालेगी। इसके लिए एक साथ पुलिस की कई टीमें जुट जाती है। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस को पहली कामयाबी मिली। रेलवे कॉलोनी के करीब ही मौजूद मदनमहल रेलवे स्टेशन की पार्किंग में उसी लाल रंग की स्कूटी पर वो लड़का और काव्या एक साथ नजर आ जाते हैं। लड़के ने स्टेशन की पार्किंग में स्कूटी पार्क कर देता है। इसके बाद दोनों वहां से पैदल निकल पड़े। पार्किंग में स्कूटी पार्क करने की इस तस्वीर से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि दोनों किसी ट्रेन से शहर छोड़कर जा रहे हैं। अब पुलिस ने मदन महल रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीरों को खंगालना शुरू किया तो वहां से भी पुलिस को तस्वीरों की शक्ल में 2 सबूत मिलते हैं।
दोपहर लगभग 12:59 पर काव्या और वही लड़का पहले रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई देते हैं और फिर एक दूसरे कैमरे में स्टेशन से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। मुश्किल से 2 मिनट की बात थी जब दोनों स्टेशन आए भी और फिर स्टेशन से बाहर भी निकल गए। उनके इस आने और फौरन लौट जाने से ऐसा लगता है मानो वो स्टेशन कोई ट्रेन पकड़ने नहीं आए थे, बस आकर लौट जाने के लिए आए थे। अब पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों के कैमरों को खंगालती है। पुलिस को फिर से कामयाबी मिलती है। इस बार काव्या और वो लड़का जबलपुर के ISBT पर एक कैमरे में नजर आते हैं। दोनों एक पीले रंग की बस की तरफ बढ़ते हैं और फिर बस में सवार हो जाते हैं। ये बस जबलपुर से कटनी जा रही होती है। क्योंकि बस कैमरे में कैद हो चुकी थी, लिहाजा अब पुलिस की एक टीम उस बस को ढूंढने में लग जाती है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पता चलता है कि वो दोनों कटनी से बहुत पहले आधारताल में ही उतर गए थे। अब पुलिस आधारताल के बस स्टैंड से जानकारी लगता है तो पता चलता है कि दोनों आधारताल से एक दूसरी बस में रवाना हुए और कटनी से बहुत पहले सिहोरा में उतर गए। पुलिस की टीम अब सिहोरा पहुंचती है। सिहोरा बस स्टैंड से पता चलता है कि दोनों ने वहां से एक और बस ली और फिर दोनों कटनी उतर गए। अब सवाल ये है कि जबलपुर से 90 किलोमीटर दूर कटनी जाने के लिए दोनों ने 3 बसें क्यों बदली? वो जबलपुर से सीधे पहली बस से ही कटनी जा सकते थे। अमूमन ऐसा लोग तभी करते हैं जब वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं, पर ये दोनों पुलिस को क्यों चकमा दे रहे थे? तो चलिए पूरी कहानी समझने के लिए सबसे पहले काव्या के साथ जगह कैमरे में नजर आ रहे इस लड़के से आपको मिलाते हैं। करीब 20 साल के उस लड़के का नाम मुकुल सिंह है। मुकुल इसी रेलवे कॉलोनी में रहता है और काव्या का पड़ोसी है। पिछले साल सितंबर में काव्या ने मुकुल के खिलाफ पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई थी। इसी के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बाकी धाराओं में मुकुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन करीब महीने भर बाद वो जमानत पर बाहर आ गया। सितंबर में इस रिपोर्ट को लिखाने के साथ साथ काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी बेटी को अपने भाई के घर पिपरिया भेज दिया था। तब से काव्या वहीं रह रही थी। फिर भी एक साथ क्यों थे काव्या और मुकुल? 10वीं की स्टूडेंट काव्या का इसी महीने बोर्ड का परीक्षा था। वो परीक्षा देने के लिए जबलपुर आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस मुकुल की वजह से काव्या को जबलपुर से पिपरिया जाना पड़ा और काव्या की वजह से मुकुल को जेल जाना पड़ा, वही दोनों राजकुमार और तनिष्क के कत्ल के बाद लगातार एक साथ क्यों भाग रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब इन दोनों के मिलने के बाद ही मिलेगा। लेकिन जब तक ये दोनों नहीं मिल जाते तब तक इस कहानी के 2 पहलू सामने आ रहे हैं। कहानी का पहला पहलू ये है कि काव्या और मुकुल एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा को पता चल गई। इसी के बाद उन्होंने काव्या के जरिए मुकुल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद मुकुल जेल गया और मुकुल से जुदा करने के लिए काव्या को अपने भाई के पास पिपरिया भेज दिया था। अब बोर्ड का परीक्षा देने काव्या वापस लौटी तो दोनों ने मिलकर राजकुमार और तनिष्क की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक घर में मिले सामान से ऐसा पता चलता है कि दोनों ने कत्ल के बाद भी कई घंटे इस घर में बिताए। यहाँ तक कि 2 लाशों की मौजूदगी में दोनों ने नाश्ता भी किया। फिर काव्या ने अपनी कजन को ऑडियो मैसेज भेजा, कत्ल की खबर दी और मुकुल के साथ घर से भाग गई। लेकिन इस कहानी में एक डाउट है। अगर कत्ल के पीछे काव्या भी शामिल है तो मुकुल के साथ मिलकर ही उसने अपने पिता और भाई को मारा है। तो फिर मुकुल को घर में दाखिल होने के लिए गैस कटर से पीछे का दरवाजा क्यों काटना पड़ा? वो बड़ी आसानी से काव्या की मदद से बिना दरवाजा काटे भी घर में दाखिल हो सकता था। कहानी का दूसरा पहलू ये है कि ये सब कुछ अकेले मुकुल ने किया है और किसी मजबूरी के चलते काव्या ने उसका साथ दिया, यानी काव्या खुद दबाव में थी। ये एक तरह से आजाद होकर भी कहीं बंधक थी। लेकिन कहानी के इस दूसरे पहलू में भी सोचने वाली बात है। पिता और भाई की हत्या हो जाए और बेटी उसी कातिल के साथ इधर उधर साथ नजर आए, ये गले नहीं उतरता है। जबलपुर पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें भी कहानी के पहले पहलू यानी इस बात का शक है
कि काव्या और मुकुल ने मिलकर इस डबल मर्डर को अंजाम दिया है। मुकुल के बारे में शुरुआती तफ्तीश में ये पता चला है कि वो हिंदी साउथ इंडियन मूवी काफी देखा करता था, खासकर क्राइम थ्रिलर। तफ्तीश के दौरान पुलिस को कुछ ऐसी चीजें पता चली जिससे साबित होता है कि उसने ये सब कुछ किसी मूवी से ही इंस्पायर होकर किया। कत्ल के बाद काव्या और मुकुल ने अपने अपने मोबाइल घर में ही छोड़ दिए। काव्या ने अपने पास खुद के मोबाइल की बजाय अपनी मां का मोबाइल रखा था। स्कूटी को ले जाकर रेलवे की पार्किंग में पार्क किया। फिर स्टेशन गए ताकि लगे कि वो ट्रेन से भाग गए, लेकिन फिर स्टेशन से बाहर आए और बस पकड़ी। फिर 3 अलग अलग बस बदली, यानी मोबाइल से लेकर पूरे सफर के दौरान दोनों ने पुलिस को ठीक उसी तरह उलझाने की कोशिश की जैसी बहुत सी साउथ की क्राइम थ्रिलर मूवी में दिखाई जाती है। पुलिस की माने तो गैस कटर से घर के पीछे के दरवाजे को काटने के पीछे भी दोनों का ही हाथ होगा का यही मकसद था कि इससे ये साबित हो सके कि कातिल जबरन घर में घुसाकर लड़की को किडनैप किया होगा ताकि लोग यही समझे